ओके प्लीज नो टॉकिंग। जो हमने लास्ट में टॉपिक स्टडी किया था कम्युनिटी हेल्थ में, वो कौन सा था? कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है ना, जिसमें हमने पढ़ा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं और कैसे फैलती हैं, स्प्रेड कैसे होती हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो बीमारियां स्प्रेड होती हैं उनको रोकना कैसे है, ठीक है ना। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इन कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी में हमें काम करना है ना, तो कैसे हम उन बीमारियों को रोकेंगे जो हमारी कम्युनिटी को परेशान कर रही हैं, है ना। ओके, तो हमारे पास इस टॉपिक में दो शब्द हैं, कौन कौन से? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओके, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं पहले। व्हेन वी से प्रिवेंशन, इट रेफर्स टू द मेजर्स दैट आर अप्लाइड टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी वो तरीके जिनको अप्लाई करने से हम कम्युनिटी में रोगों को होने से रोक देते हैं, उनको हम कहेंगे प्रिवेंशन मेजर्स, ठीक है। कंट्रोल क्या होगा? कंट्रोल का मतलब होता है कि बीमारी हो गई है कुछ लोगों को, बट उसको औरों तक ना पहुंचे, थोड़े से एरिया में ही उसको हम कंटेन कर लें, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंट्रोल मेजर कहेंगे, है ना। व्हेन वी से कंट्रोल, इट रेफर्स टू द मेजर्स दैट आर अप्लाइड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन आफ्टर द डिजीज इज अकर। कि बीमारी हो तो गई है कम्युनिटी में, बट उसका ट्रांसफ़र हमें रोकना है ताकि और लोगों तक वो ना फैले, महामारी बचने से रोक सकें, तो उसको हम कंट्रोल कहें, ठीक है ना। तो दो शब्द हमारे पास हो गए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब आता है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन्वॉल्व द इंटरवेंशन विच हेल्प टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। अब कल हमने स्टडी किया था कि बीमारी फैलती कैसे है? जब चेन कंप्लीट होती है, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास कितनी कड़ियाँ थी? 7, है ना, 6 कड़ियाँ थी, है ना। तो उन कड़ियों में से किसी भी एक को अगर हम ब्रेक कर दें तो चेन ऑफ इन्फेक्शन तोड़ सकते हैं या स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम जो कंट्रोल मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हैं वो 3 लेवल पे अपनाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? एट द सोर्स एंड रिजर्वायर लेवल, दूसरा एट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन लेवल, और तीसरा एट द ससेप्टिबल होस्ट लेवल, ठीक है। तो या तो हम कंट्रोल मेजर करेंगे रिजर्वायर के ऊपर, या हम करेंगे कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस मोड के ऊपर, और या हम करेंगे कि जो होस्ट है, हेल्दी है, उसके ऊपर। इन तीनों के तरीके अलग अलग होंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ वी विल अप्लाई दिस प्रिंसिपल? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोर्स के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स क्या है? उस दिन हमने देख लिया था, सोर्स हमारे पास या तो केस होता है, और या केस के अलावा और कौन हो सकता है? कैरियर। या तो केस होगा या कैरियर होगा, है ना। अच्छा, या कई बार क्या होता है, और कोई सोर्स भी हो जाता है जो इनएनिमेट हो, कोई सोइल हो, कोई वस्तु हो, उनसे भी वो भी सोर्स के रूप में या रिजर्वायर के रूप में काम कर जाता है। तो वहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं? द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स एट द सोर्स एंड रिजर्वायर लेवल डिपेंड अपॉन द रिजर्वायर, कि हम किस तरीके अपनाएं वो डिपेंड करता है कि रिजर्वायर कैसा है, ठीक है ना। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। जैसे पहला है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है ना। ये एक तरीका है जिससे हम बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। कैसे? कि जैसे मान लो कम्युनिटी में बीमारी फैलने की शुरुआत हो गई है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो पता लगाएंगे कि बीमारी कौन सी फैल रही है, तो उसके लिए क्या होगा? डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। जितनी जल्दी डायग्नोसिस कर लेंगे उतना ही जल्दी वो दूसरे लोगों तक कम फैल पाएगी। क्यों? क्योंकि हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है ना। अगर मान लो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और बीमारी वहाँ पर वो बीमार व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो फैलाता रहेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया उस लेवल पे कि हम डायग्नोस करें जल्दी से जल्दी और उसको इलाज दे के, ट्रीटमेंट दे के ठीक कर दें ताकि वो औरों को ना फैलाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू डायग्नोस एंड ट्रीट द केस ऑफ द डिजीज। केसेज को हमें आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है। वैसे तो कैरियर को भी करना है, बट उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो केस को हम पहले पकड़ेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू डायग्नोस एंड ट्रीट द केस ऑफ द डिजीज और रेफर द पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट एट हायर फैसिलिटी टू रिड्यूस द
टाइम ऑफ एक्सपोजर। अगर मान लो हम ट्रीट कर पाए तो बेटर है, अदरवाइज उसको हायर सेंटर रेफर कर देंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सपोजर कम होगा। क्योंकि एक मरीज़ यदि 4 दिन में पकड़ा गया और ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो लोगों का एक्सपोजर 4 दिन ही रहा, बट वो अगर महीने भर वहीं बैठा हुआ है बिना इलाज के तो महीने भर तक फैलाता रहेगा, है ना। तो जितनी जल्दी हम डायग्नोज करेंगे और ट्रीट करेंगे उतनी जल्दी हम लोगों को बीमारियां फैलने से रोक सकते हैं। अच्छा, अब जो कैसे पता लगाएंगे, पता लगाने के लिए हमारे पास एक तरीका है स्क्रीनिंग, ठीक ना, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, है ना। तो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, आप लोगों ने खूब की हुई है कोविड टाइम में, कि जो भी बुखार वाला केस आया उसको आप मान के चलो कि हो सकता है इसको प्रॉब्लम हो, तो जितने भी बुखार वाले हैं सबको अलग कर लो, तो एक बार की स्क्रीनिंग हो गई। फिर उनका टेस्ट करा लो, है ना। हर बीमारी में स्क्रीनिंग हो सकती है। जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस की स्क्रीनिंग करनी है, टीबी की, तो क्या करेंगे कि जिनको भी खांसी, बोल देंगे कि जिनको भी खांसी है लंबे समय से वो स्पूटम लेके आओ, जांच कराओ, ठीक है, या एक्सरे करा लो चेस्ट का, है ना। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए उसके, है ना। तो इट रेफर्स टू द डिटेक्शन ऑफ एन इन्फेक्शन इन एन इंडिविजुअल हु डज नॉट शो एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। उसमें अगर साइन सिम्टम नहीं है तो भी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रैंडम टेस्ट करवा लिए, ठीक है ना, रैंडम टेस्ट करवा लिए, इतने लोग मरीज आए, इनका एक बार टेस्ट करा लो, पता लग गया कि किस में हो सकता है, ठीक है। तो उस चक्कर में जो केसेस कैरियर है वो भी पकड़े जाएंगे, तो स्क्रीनिंग टेस्ट हम करा सकते हैं। ये भी अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग होते हैं। टीबी के लिए जैसे मेनली ये माना जाता है कि या तो स्पूटम वाला करा लो या चेस्ट एक्सरे करा लो। वैसे चेस्ट एक्सरे थोड़ा सा इजी रहता है कि वो उसको बॉक्स देना नहीं पड़ता, वो पता नहीं अगले दिन आए नहीं आए, एक्सरे रैंडमली जो भी आ रहा है कराओ, पता लग जाएगा, है ना। दूसरा एक सिस्टम होता है रोकने के लिए, आइसोलेशन, ठीक है ना। आइसोलेशन आप लोगों ने ये भी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि अगर कोई केस थोड़ा सा भी डाउटफुल हुआ तो उसको आइसोलेट कर देते हैं, है ना, कि इतने दिन के लिए तेरे को लोगों से मिलना जुलना नहीं है, अदरवाइज बीमारी फैल सकती है। इवन बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बीमारी है कोविड जैसी, तो उसमें तो बिल्कुल ही कंप्लीट आइसोलेशन कर देते हैं, फैमिली मेम्बर से भी अलग कर देते हैं, है ना, ताकि वो अपना बीमारी को फैलाए नहीं। तो पहला तरीका हो गया स्क्रीनिंग, दूसरा हो गया आइसोलेशन, जिनसे हम बीमारियों को रोक सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग आप सबको पता ही है कि जैसे ही बीमारी का पता लगा, कंफर्म हुआ, तुरंत हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मास लेवल पे वो अथॉरिटी अपने कंट्रोल मेजर्स कर पाएगी, कहीं दवा का छिड़काव करना है तो वो हो पाएगा, और बीमारी को हम फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी किस लेवल पे है, सोर्स के लेवल पे है, जब हम केस और कैरियर की बात करते हैं। इसके अलावा एक तरीका आता है कलिंग। कलिंग क्या है, किसी ने कभी सुना है? कलिंग का मतलब होता है मारना, ठीक है ना, सोर्स को मार दो। तो सोर्स कौन होता है, केस या कैरियर, तो उनको तो मार नहीं सकते, उनको तो बचाना है। तो किसकी कलिंग करनी है, कलिंग करनी है कि जब सोर्स एनिमल हो, कुछ केसेज में अगर एनिमल सोर्स है तो उसको मार सकते हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये स्वाइन फ्लू आया था या बर्ड फ्लू आता है, तो उसमें बहुत सारी जो मुर्गियाँ इन्फेक्टेड होती हैं पोल्ट्री फार्म में, उनको मास लेवल पे मार देते हैं, जला देते हैं या ज़मीन में गाड़ देते हैं ना। उस सिस्टम को कहते हैं कलिंग। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं, बट इसमें शर्त यही है कि वो एनिमल हो तो चला मार देंगे, बट ह्यूमन बीइंग है तो उस पर ये तरीका अपना नहीं सकते, उसके लिए तो फिर ट्रीटमेंट वाला या आइसोलेशन वाला ही अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो तरीके थे, 4-5 तरीके, ये तरीके थे सोर्स लेवल पे। दूसरे आते हैं कि एट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं। जहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, फैलने के जो तरीके हैं, तो उसकी एक्टिविटी भी डिपेंड करती है कि कैसे वो बीमारी फैल रही है। द एक्टिविटीज एट दिस लेवल डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। इफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता ही है, या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ तरीके अपना लेते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबको पता ही है कि निश्चित दूरी बना के रखेंगे तो डायरेक्ट जो ट्रांसमिशन है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, जैसे मास्क वगैरह यूज़ करना, अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग प्लेसेज, इन तरीक़ों से हम
डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाली बीमारियों को होने से रोक सकते हैं, है ना। अगर मान लो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है तो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वी नीड टू टैकल द व्हीकल, कि जिस व्हीकल से आ रहा है उसको कंट्रोल करना है। व्हीकल कौन से हैं? जैसे वाटर बोर्न डिजीज है तो उसमें व्हीकल क्या है? वाटर। तो पानी को कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे? कि पानी बॉईल करके पिएंगे और फिल्टर करके पिएंगे, है ना, ताकि उसमें बीमारियां ना हो। इसी प्रकार फूड बोर्न डिजीज है तो फूड हाइजीन का ध्यान रखेंगे। मिल्क बोर्न डिजीज है तो मिल्क हाइजीन का ध्यान रखेंगे, पास्चराइज करके दूध पिएंगे। वेक्टर बोर्न है तो वेक्टर को कंट्रोल करेंगे। वेक्टर बोर्न कौन कौन सी होती हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना, तो उसमें वेक्टर को कंट्रोल करना है हमें। तो इस प्रकार हम उसको कंट्रोल करके भी बीमारियों को रोक सकते हैं। अच्छा, स्पेशल अटेंशन इज पेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दीज पेशेंट्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड अदर पेशेंट्स। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमें एक पॉइंट का ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं या उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हेल्थ केयर जो वर्कर है उनकी प्रिवेंशन या उनकी बीमारियां ना हो उसके लिए ज़्यादा प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके हाथों से भी या उसके जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है उससे भी इन्फेक्शन दूसरे को चला जाता है ना। तो हम लोगों को भी थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी इन केसेस में बरतनी होती है जिसमें हम कॉन्टेजियस डिजीज़ वाले वार्ड्स में या हॉस्पिटल में काम करते हैं, कि कम से कम हम एक जगह से बीमारी लेके दूसरी जगह नहीं लेके जाएं। तो इसको ठीक करते करते उसको बीमार कर दिया, है ना। तो हमारी भी खुद की भी हमें सेफ्टी रखनी है, PPE किट वगैरह पहन के, और दूसरे मरीजों को भी जो उस बीमारी से पर्टिकुलर से ग्रस्त नहीं है उनको भी बचाना है ना। अब तीसरा तरीका आता है एट द ससेप्टिबल होस्ट लेवल। इस लेवल में कौन से आएंगे कि जो ऑलरेडी हेल्दी हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। पहले मैंने ध्यान दिया जो बीमार थे, केसेस थे, उनसे बीमारी कैसे बचा सकते हैं, फिर ध्यान दिया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन लेवल पे कैसे बचा सकते हैं, और अब हम ध्यान देंगे कि होस्ट लेवल पे कैसे बचा सकते हैं। होस्ट लेवल पे कैसे बताएंगे? नंबर 1 वैक्सीनेशन, कि हम उनकी इम्यूनिटी बढ़ा देंगे जो ससेप्टिबल होस्ट हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो वो बीमारी को कैच नहीं करेंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है? इफ़ अवेलेबल देन वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन कर दो तो बच जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, है ना। वैक्सीनेशन रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द ससेप्टिबल होस्ट अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, है ना। वैक्सीन लगा दिया, जैसे आपने कोविड का देखा था, मास लेवल पे सबको लगाया गया था, है ना। तो उससे हम उस बीमारी को बचा सकते हैं। होस्ट जो है, जो हेल्दी व्यक्ति है, उसकी डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? वैक्सीन अगर कुछ बीमारियों का अगर नहीं हो तो एक तरीका आता है कीमो प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है ना। कीमो प्रोफाइलेक्सिस आप लोगों ने सुना होगा, मतलब कीमोथेरेपी नहीं, कीमोथेरेपी कैंसर वाले पेशेंट के लिए होती है। कीमो प्रोफाइलेक्सिस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, बट हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को या जो उस पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है उसको एडवांस में वो मेडिसिन दे सकते हैं ताकि उसको बीमारी हो नहीं। इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने टाइम में जब मलेरिया के केसेस होते थे तो मलेरिया वर्कर्स क्या करते थे कि जब वो सैंपल लेने जाते थे मलेरिया वाले अफेक्टेड इलाकों में तो उन क्लोरोक्विन खा के जाते थे खुद ही। आप लोगों ने भी यूज़ की होगी, इवन मैंने भी की हुई है, तो आप लोगों ने शायद की होगी। तो उससे थोड़ा सा एडवांस में टैबलेट ले लेंगे तो थोड़ा प्रिवेंशन मिल जाता है, ठीक है ना। आजकल नहीं देते, बट कुछ केसेस में देते हैं, जैसे HIV एड्स जो ART है वो कीमो प्रोफाइलेक्सिस के रूप में दे सकते हैं, जो उन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो एडवांस में दे सकते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार का कीमो प्रोफाइलेक्सिस कहलाता है। कोविड में भी देते थे, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अभी इवन कंपलसरी है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आए तो अपनी हेल्थ के लिए हमें खुद भी लगाना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? वैक्सीनेशन हुआ, कीमो प्रोफाइलेक्सिस हुआ, ये एडवांस में
पेशेंट जो हेल्दी पर्सन है उनको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डिजीज़ को हम तरीके अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये मलेरिया वाला आप लोग दे सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा अगर ये दोनों तरीके हमारे पास नहीं हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल से क्या होता है, ऑलरेडी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है कि जिसमें हम जो इम्यूनिटी कम करते हैं उन चीज़ों से बचें, जैसे सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह से बच सकते हैं। और नेचुरली जो इम्यूनिटी बढ़ाता है वो काम कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, ठीक है, हेल्दी डाइट, विटामिन सी रिच फूड, ये चीज़ें खा के हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये मान के चल सकते हैं कि ये ससेप्टिबल होस्ट लेवल पर हम 3 तरीके ये अपना सकते हैं मेनली। कौन कौन से, एक तो वैक्सीनेशन, दूसरा कीमो प्रोफाइलैक्सिस और तीसरा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके भी हम अपने आप को बचा सकते हैं ना। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने इजीली कवर किया, जिसको होने की संभावना है, ठीक है ना। ये अपने पास 3 लेवल हो गए, एक तो जिसको बीमारी है वहाँ पर हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक कर सकते हैं, और तीसरा जो हेल्दी व्यक्ति है उसके लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं। तो इन टोटल का एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया। ओके, ठीक।